Hello everyone, welcome to the class number 4 of Food Safety and Standard Rules 2011। इसके पहले हमने 3 क्लासेस जो डिस्कस करी हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो, अगर एक बार में आपको क्लास में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो एक बार आप उस डॉक्यूमेंट को रीड ज़रूर करो, ठीक है? ये फूड लॉ है। अगर आप चाहो कि एक बार जस्ट वीडियो देखने से आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाए, तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप एक बार जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल लॉ है, उसको एक बार रीड जरूर करो, ठीक है? आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स जो हमारा चैप्टर है, उसको हमने 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल था, दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो हमारा था क्या? इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को पूरा हम कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि एडजुडिकेशन को लेकर के है, ठीक है? तो इसके पहले अभी तक जो हमने पढ़ा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक लॉ है, एक रूल है, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 12 में एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 91 का यूज करके ये बनाया गया है। अब इसको डिवाइड किया गया 3 चैप्टर में। 3 चैप्टर में 2 चैप्टर जो थे बेसिक वो हमने देख लिए। अब थर्ड चैप्टर आता है एडजुडिकेशन के बारे में। एडजुडिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको ये समझने को मिलेगा, कोई लॉ ऑफ कंट्रावेंशन और ये सारी चीजें अगर होती हैं, तो उनको लेकर के एक प्रॉपर प्लेस होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो वहां पर अपील वगैरह कैसे करी जाती है, उसमें जो मेन कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो गया, इनका क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि इन्फोर्समेंट यानी कि फूड लॉ को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरीके से आपस में कोरिलेट करके काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। बट इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अगर कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो बाद में चीजें कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट होता है, स्पेशली फूड को लेकर के, ठीक है? वो कोर्ट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या कोर्ट या प्लेस वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर फूड को लेकर के जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसको लेकर के डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। तो पिछले में क्या था कि एक ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें हैं लॉ वगैरह को इंप्लीमेंट करना, अगर कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है उस कॉन्ट्रावेंशन की वजह से देखा जाएगा कि इसके ऊपर कितना पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा, क्या चीजें इंपोज करी जाएंगी, कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। बट इसके लिए हमें एक प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऊपर हम 10 लाख की पेनाल्टी इंपोज कर देंगे और उसको 5 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है, ठीक है? प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है। तो प्रॉपर प्रोसीडिंग जो होती है, वो प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया चैप्टर नंबर 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था। अब ध्यान रहे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। आपसे वो ये पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में कितने चैप्टर हैं, या फिर वो ये पूछ रहा है कि रूल्स 2011 में कितने चैप्टर हैं, या फिर वो ये पूछ रहा है कि रेगुलेशन 2011 में स्पेशली लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन वाले रेगुलेशन में कितने चैप्टर हैं। ये चीजें ध्यान से समझ करके आप अपना क्वेश्चन वहां पर करोगे, वरना आप डेफिनेटली गलत करोगे। तो फूड लॉ में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पर रेगुलेशन, रूल्स और एक्ट बनाए गए हैं। तो वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम किसको पढ़ रहे हैं और किस बारे में किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दिया गया है, ठीक है? अब दूसरी बात यह है कि जो भी चीजें मैं बोलता हूं यहाँ पर, उनको थोड़ा सा मतलब आप जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्यूनिंग जो है वो मैच होनी चाहिए। हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, आगे क्या पढ़ रहे हैं, और जब स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो आपके मन में पहले ही आ जाना चाहिए कि हाँ, ये किससे रिलेटेड है और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तभी आप इस पोर्शन से जो लॉ वाले क्वेश्चन है उनको एक्यूरेसी के साथ में एकदम सही कर सकते हो, वरना अगर ऑप्शंस दे दिए गए एक जैसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर, ठीक है? तो आपको चीजों को ध्यान से मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करना है। एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद में नोट्स को अच्छे से रीड करो बार बार, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है एडजुडिकेशन एंड अपील टू ट्रिब्यूनल। सबसे पहले हम एडजुडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, अपील टू ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे उसके बाद में, तब जाकर के हमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। तो प्रोसीडिंग का मतलब यही है कि अगर कोई भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसको लेकर के चीजें किस तरीके से कोर्ट में जाएंगी और फिर उस पर पूरा प्रोसेस होगा कि इसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करनी है,
या फिर इनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा। अगर जेल होगी, पेनल्टी, फाइन, जेल दोनों अगर एक साथ होगा तो कितना होगा, तो इसके लिए एक प्रोसीडिंग चलाई जाती है। तो वो सब इसमें हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहले बात आती है एडजडिकेशन। एडजडिकेशन होता क्या है? एडजडिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एडजडिकेशन जो है एक तरीके का डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होता है उसका एक प्रोसेस है। अब डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पर क्यों जरूरी है? देखो जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में नंबर ऑफ प्रोविजंस लिखे गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर अपना काम करेगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसको ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें मिलेंगी, सैंपल वगैरह मिलेगा, वो उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके वो फूड एनालिस्ट के पास में भेज देगा। अब फूड एनालिस्ट क्या करेगा? उसकी एनालिसिस करेगा, टेस्टिंग करेगा, उसके बाद में फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में वो उस रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में भेज देगा। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर देखेगा कि हाँ भाई रिपोर्ट में ऐसा कुछ है, तो फर्दर वो यहाँ पर एक्शन लेगा। अब वो यहाँ पर एक्शन लेता है तो उसके बाद में चीजें पहुंच जाती हैं कहाँ? कोर्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मतलब और कुछ नहीं है। ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पर यह है कि स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट है, जिसको स्पेशल टाइप ऑफ लॉ का यूज करके, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जैसे हमारा फूड लॉ है, उस तरीके से स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉ का यूज करके किसी भी ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया जाता है। तो फूड ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का यूज करके। अब इस ट्रिब्यूनल में क्या होगा कि ये प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर सारी की सारी प्रोसीडिंग करी जाएगी, उसके बाद में डिसीजंस दिए जाएंगे कि एक्चुअल में किस लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है और इसके ऊपर कितना पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा या फिर कितने साल का इम्प्रिजनमेंट इसको हो सकता है किसी भी कैंडिडेट को। तो ये सारी प्रोसीडिंग होगी कहाँ? ये सारी प्रोसीडिंग होगी ट्रिब्यूनल में। और एडजुडिकेशन एक प्रोसेस है जिसको हम बोल सकते हैं ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि सपोज दैट एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। अब इनके इनके बीच में क्या हुआ है कि कुछ भी चीज को कोई कॉन्ट्रावेंशन, कोई डिस्प्यूट हुआ है। स्पेशली फूड के केस में क्या होता है? फूड के केस में यही होता है कि मान लेते कि एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर ने किसी आर्टिकल ऑफ फूड को परचेज किया है, ये मान लेते कंज्यूमर है। बी मान लेते हैं कि फूड बिजनेस ऑपरेटर है जिसके पास से कंज्यूम किया है। अगर इसको कंज्यूमर ने यहाँ से लिया, परचेज किया, उसके बाद में कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद में कोई ग्रीवेंस इंजरी या फिर उसकी डेथ तक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया कि कंज्यूमर को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो गई। तो ये केस जाएगा ट्रिब्यूनल में। अब जब ट्रिब्यूनल में जाएगा तो वहां पर क्या चीजें होंगी? वहां पर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेगी और उसके बाद में यहाँ पर डिसीजंस लिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ए और बी, एक कंज्यूमर है और एक है कौन है? फूड बिजनेस ऑपरेटर है। इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा यहाँ पर ट्रिब्यूनल। ठीक है। अब ट्रिब्यूनल और ये जो एडजुडिकेशन है, ये क्या होगा? यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, जिसका कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फूड बिजनेस ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है। तो वो यहाँ पर एक फेयर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। जब यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग कर पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर कोई भी आ जाएगा, कोई ऐसा थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा जिसके पास में हमारे लॉ के द्वारा अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई। तो हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ने ये अथॉरिटी प्रोवाइड करी है ट्रिब्यूनल को, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करी है कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं दो लोगों के बीच में, आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो। वही सेम होता है जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल कोर्ट में होता है। बस इस ट्रिब्यूनल को खोलने का मतलब ये है, क्या होता है कि जो जैसे कि मान लेते हैं फूड सेफ्टी को लेकर के नंबर ऑफ केसेस पड़े हुए हैं। अब नंबर ऑफ केसेस अगर पड़े हुए हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से फूड को लेकर के इस तरीके के अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन या फिर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में ये ट्रिब्यूनल क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल उसको रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से एडजुडिकेशन का एक प्रोसेस चला जाएगा, एक प्रोसीडिंग होगी और उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा? डिसीजंस लिए जाएंगे और बताया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एडजुडिकेशन में प्रोसेस में कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे और हम ये समझेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आई होप आपको एडजुडिकेशन समझ में आ गया। ये क्या है? एक ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है और दूसरी चीज ट्रिब्यूनल का मतलब समझ में आ गया। ये एक टाइप का कोर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है। हम बोल सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लॉ का यूज करके स्टैब्लिश किया गया। स्पेशली
रिजॉल्व करने के लिए, फूड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए, और उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हमें देखना है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल में जो रूल्स में जो चीजें दी गई हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। अब इसमें सबसे पहले कि होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी। सबसे पहले होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, तो एक इंक्वायरी से चीजें स्टार्ट होंगी, फिर आगे जाके धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी। पिछली क्लासेस में अगर आपने पूरा प्रोसेस समझा कि सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल को कलेक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करेगा? कलेक्ट करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर से या फिर किसी भी कैंडिडेट से जो फूड को सेल कर रहा था। फूड एनालिस्ट के पास में भेजेगा, फूड एनालिस्ट रिपोर्ट भेजेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जब रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे फर्दर एक्शन लेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया? ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट की जो कॉपी मिलेगी इन फॉर्म नंबर 7A में, किसको? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, द पर्सन फ्रॉम whom the sample was taken or the person whose name and address and other particular have been disclosed under to rule 2.5 of the rules and wholesaler manufacturer as preferred an appeal against the finding of the report of the food analyst before the designated officer in term of subsection of the section 46 of the act and the sample has been dismissed, ठीक है। और द रेफरल लेबोरेटरी हैज pursuant to the reference made by the designated officer in terms of the subsection 4 of the section 46 of the act confirm the finding of the food analyst in his report, or if no appeal has been preferred, the designated officer shall examine the case on the basis of the section under which the person has been charged as to whether the contravention is punishable with the imprisonment or the same is punishable with fine only under the act. However, if no contravention is established and the sample conforms to the requirement of FSS regulation, the same will be communicated to the food business operator immediately. कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रहा है। यहां पर ये बोला जा रहा है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जो रिपोर्ट होगी जो कि फूड एनालिस्ट से उसको मिली है, उसके बाद में वो क्या करेगा, आगे जाकर के उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेगा, द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल वाज टेकन, जिससे सैंपल लिया गया था टेस्टिंग के लिए, उसको इन्फॉर्म करेगा हो। इसके अलावा अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर और लोगों के नाम सजेस्ट करता है, नेम एंड एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर हैव बीन डिस्क्लोज्ड, अगर अदर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है, जैसे कोई शॉप पे कोई आर्टिकल ऑफ फूड को सेल कर रहा था, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग पता चली, उससे पूछा गया कि भाई ये आपने कहाँ कहाँ से लिया गया, तब उसने सारा चिट्ठा खोल दिया। उसने बोला कि इसमें होलसेलर, मैन्युफैक्चरर सब लोग इन्वॉल्व थे, तो सबको वो नोटिस जाएगा, यानी कि जो रिपोर्ट आई है वो सबको वहां पर उसको लेकर के इंटीमेट किया जाएगा, हैज प्रिफर्ड एन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट आई है, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर को लगता है कि भाई ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने जाएगा, बिफोर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 46। सेक्शन 46 का यूज करेगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के, और वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने क्या करेगा, अपील करेगा, अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग, अपील करेगा कि सर मुझे इसकी दोबारा से टेस्टिंग करानी है, और ऑफ द एक्ट एंड द सेम हैज बीन डिसमिस्ड। अगर फूड डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एकदम विश्वास हो जाता है, एकदम रिलाई हो जाता है, नहीं ये एकदम सही है, जो रिपोर्ट है उसकी वजह से पता चलता है कि पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर है कि इसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है लॉ का, अडल्ट्रेंट इसमें यूज किए गए हैं, कुछ भी हो सकता है, मिस ब्रांडेड फूड या अनसेफ फूड कुछ भी पाया जाता है, तो उस केस में या तो उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर उसको टेस्टिंग के लिए रेफरल, उसकी अपील अगर एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो रेफरल फूड लेबोरेटरी में दोबारा से टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। रेफरेंस मेड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 यूज करेंगे सेक्शन 46 का, ठीक है, ऑफ द एक्ट, कंफर्म द फाइंडिंग ऑफ द फूड एनालिस्ट इन हिज रिपोर्ट। अब फूड एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है उसको एक तरीके से कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई जो रिपोर्ट में चीजें लिखी हैं वो सही हैं,
या फिर नहीं सही है, उनको प्रॉपर तरीके से कंफर्म करने के लिए यहाँ पर रेफरल फूड लेबोरेटरी में दोबारा से टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। और इफ नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड, अगर कोई अपील नहीं प्रिफर्ड की जाती है, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल एग्जामिन द केस, अगर वहां पर अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये अपील लायक नहीं है, उसको एकदम क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कॉन्टामिनेशन हुआ है या फिर अनसेफ फूड या फिर अडल्ट्रेंट का यूज किया गया है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, उस केस में क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, सेल एग्जामिन द केस, और इस पूरे केस को एनालिसिस करेगा, एग्जामिन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन अंडर विच द पर्सन हैज बीन चार्ज्ड। अब वहां पर वो देखेगा कि इस पूरे कॉन्ट्रावेंशन को लेकर के कौन सा सेक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है, उसके बेसिस पे क्या चार्ज इसके ऊपर लगेगा, वेदर द कॉन्ट्रावेंशन इज पनिशेबल, अगर उसको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया है इसमें केवल पनिशमेंट से काम चल जाएगा, इम्प्रिजनमेंट या फिर यहाँ पर पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट दोनों होगा, या फिर केवल यहाँ पर देखा जाए कि कुछ फाइन दे करके काम चल जाएगा, तो वो सारी चीजें कब पता चलेंगी, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको पूरा एनालाइज करेगा, इसको एग्जामिन करेगा। हाउएवर, अगर वहां पर इफ नो कंट्रावेंशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड द सैंपल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एफएसएस रेगुलेशन, अगर एग्जामिन करते टाइम पे ये भी पाया जाता है कि कोई भी कंट्रावेंशन नहीं हुआ है लॉ को लेकर के, और जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, वो सभी की सभी यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि सभी को सभी यहाँ पर उनका प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया है, तो वहां पर इमीडिएटली कम्युनिकेट करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर से कौन, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कि हाँ भाई आपने किसी भी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है। बट ये सारी चीजें पता कब चलेंगी, ये प्रॉपर जब एग्जामिनेशन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को चेक किया जाएगा, तब जाकर के पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फूड बिजनेस ऑपरेटर अपनी जगह सही था, कुछ गलतियां हुई थी टेस्टिंग में, या फिर कोई और यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिली थी सैंपल को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, फिर ये बोलता है सेकंड पॉइंट में, इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिसाइड्स दैट द सच कंट्रावेंशन इज नॉट पनिशेबल, डेजिग्नेटेड ऑफिसर एग्जामिन करके उसको पता चलता है कि ये जो कंट्रावेंशन है ये पनिशेबल नहीं है विद इम्प्रिजनमेंट बट ओनली विद द फाइन अंडर द प्रोविजन एक्ट, बट यहाँ पर केवल फाइन लग सकता है, उस केस में क्या होगा, ही शैल कॉज द ऑथराइज द फूड सेफ्टी ऑफिसर to file with the adjudication officer an application for the adjudication of the offence alleged to have been committed by the person from whom the food sample has been taken or the person whose name and address and other particular have been disclosed under the rule 2.5 or seller or manufacturer of the food item in respect of the report has been received। अब यहाँ पर अगर केवल फाइन लगना है तो उसके अकॉर्डिंग डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या बोलेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर से बोलेगा, और वहां पर वो फाइल वगैरह रेडी करेगा टू फाइल विद द एडजुडिकेशन ऑफिसर, तो एडजुडिकेशन ऑफिसर के सामने ये सारी चीजें जाएंगी और वहां पर पता चलेगा कि कितना इसके ऊपर फाइन वगैरह इम्पोज करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर सभी को एक तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, या फिर जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी हो, जो वहां पर कोई रिटेल शॉप वगैरह हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर सभी को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। On the receipt of the communication from the designated officer authorizing the filing the adjudication application, उस पर क्या होगा, द फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा उस केस में, जब उसको पता चलेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने ये बोला है, क्या बोला है, ऑथराइज किया है उसको फाइलिंग ऑफ द एडजुडिकेशन की फाइलिंग के लिए उसको ऑथराइज किया, जब उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा, शैल फाइल द एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन, वो एडजुडिकेशन को लेकर के एप्लीकेशन फाइल करेगा विद द एडजुडिकेशन ऑफिसर, क्योंकि वही फाइनल डिसीजन देगा फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द ऑफेंस कंट्रावेंशन एलीज टू हैव बीन कमिटेड। अब यहाँ पर जो भी कंट्रावेंशन किया गया है, तो एफएसओ क्या करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर वहां पर फाइल करेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑथराइज ऑफिसर के सामने ये सारी फाइल वगैरह जाएगी। ऑथराइज ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपने डिसीजंस देगा, ठीक है। तो एडजुडिकेशन को लेकर के, यानी कि जो पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, तो वहां पर जो डिसीजन कौन लेगा, एडजुडिकेशन ऑफिसर लेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल कमेंस द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को जैसे ही पता चलेगा, उसको सारी चीजें मिलेंगी, उसको एप्लीकेशन रिसीव होगा इसको लेकर के कि हाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा इसको फाइल किया गया है, तो वो इसके अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर बात आती है, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है
shall have power to hold an inquiry। अब इस इंक्वायरी को होल्ड करने की जो उसको पावर है फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफेंस, उसको कहाँ से मिलती है? उसको मिलती है सेक्शन नंबर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, ये सब क्या है? ये सब यहाँ से इसको पावर्स मिलती हैं। और ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें पेनाल्टीज और ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर वो हर एक सेक्शन को पढ़ेगा, देखेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि क्या पेनाल्टी इंपोज करी जा सकती है, उसके बेसिस पे वो यहाँ पर डिसीजन लेगा। कौन लेगा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है कि अब चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, जैसे कि हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 में पढ़ा था। हमारा सेक्शन नंबर 68 से एक्चुअल में वहाँ पर एडजुडिकेशन स्टार्ट होता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन जो हमारा स्टार्ट होता है अंडर सेक्शन 68 से ही स्टार्ट होता है ऑफ द एक्ट एज टू वेदर एनी पर्सन हैज हैव कमिटेड कंट्रावेंशन। अगर उसने कोई कंट्रावेंशन किया है, यानी कि लॉ का कोई उल्लंघन किया है, ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के, उसके साथ ही साथ रूल्स में जो चीज़ें लिखी है या फिर कहीं पर भी अगर उसने कोई लॉ का कंट्रावेंशन किया है, हेयर इन और द रूल्स और रेगुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। ठीक है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस में अगर वो इन्वॉल्व हुआ है, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस इशू अ नोटिस। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पता चलता है कि अगर ऐसा कुछ किया गया, अभी साबित नहीं हुआ है, अभी एकदम रिटन फॉर्म में कोर्ट ने नहीं बोला है, अपीलेट ने नहीं बोला है कि आपने ये क्राइम किया है, बट फिर भी देखा गया है, पाया गया है, तो उस बेसिस पे क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ पर इस पूरे ऑफेंस से कमिटेड होंगे, उनको यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा क्या? इशू करेगा एक नोटिस टू सच पर्सन और पर्संस, यानी कि एक कैंडिडेट भी हो सकता है, वहां पर कई सारे लोग भी हो सकते हैं, उन सभी को ये नोटिस भेजेगा, पर्सन गिविंग हिम और देम एन अपॉर्चुनिटी, और उनको अवसर प्रोवाइड किया जाएगा टू मेक एन रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक है, और जो कि यहाँ पर जो होगा नॉट बीइंग लेस देन 30 डेज। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है, सपोज दैट कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है या फिर लगता है कि यहाँ पर लॉ का कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को, फूड बिजनेस ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरर, डीलर जो भी होंगे, उन सभी को यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद में उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि आप आकर के इसके बारे में बोलो, बताओ, कि आप इसको पूरा रिप्रेजेंटेशन देना है, कि मतलब बताना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, जाकर के वहां पर बोलना है कि आपने ऐसा क्राइम किया है तो क्यों किया है, अगर नहीं किया है तो आप इसको साबित करो विद इन अ सच पीरियड। अब वहां पर इनको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, लेकिन नॉट बीइंग लेस देन 30 डेज, मिनिमम 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा 45 डेज या फिर 2 मंथ का टाइम भी दिया जा सकता है। उसके बाद में लिखा गया है कि एवरी नोटिस अंडर, अब जो भी नोटिस भेजा जा रहा है, एवरी नोटिस अंडर रूल 3.1.1, तो यहाँ पर टू एनी सच पर्सन शैल इंडिकेट द नेचर ऑफ ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम और देम, the section of the act alleged to have been contravened, and the date of hearing of the matter, a copy of the report of the food analyst shall be annexed to such notice। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा प्रॉपरली? यहाँ पर जब ये नोटिस भेजी जाएगी तो नोटिस में प्रॉपरली सब कुछ मेंशन किया जाएगा। ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपने कौन से लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया है, उसको लेकर के आपके ऊपर क्या मतलब पेनाल्टीज वगैरह हो सकती हैं, वहां पर कौन सा सेक्शन है जिसका आपने उल्लंघन किया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर उस नोटिस में फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट थी उसको भी यहाँ पर अटैच करके भेजा जाएगा। ठीक है, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग। अब इसमें डेट जो फिक्स करी जाएगी, डेट भी मेंशन करी जाएगी, किस डेट को आपको बुलाया जाएगा, आप अपने बारे में यहाँ पर आकर के बता सकते हो। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग, यानी कि सुनवाई के लिए जो डेट फिक्स करी गई है, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल एक्सप्लेन टू द पर्सन और पर्सन्स प्रोसीडेड अगेंस्ट और टू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि
जो पर्सन है यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर वहां पर नहीं आता है, तो अगर वो किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है अपने बिहाफ पे, तो वो भी वहां पर जा सकता है। द ऑफेंस एलीज टू हैव बीन कमिटेड बाय सच पर्सन इंडिकेटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स और रेगुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कॉन्ट्रावेंशन इज एलीज टू हैव टेकन प्लेस। यानी कि उसमें डेट भी फिक्स करी जाएगी, डेट भी मेंशन करी जाएगी किस डेट को आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और उसमें जो भी कंट्रावेंशन हुआ है किसी पर्सन के द्वारा, उसको लेकर के जो कंट्रावेंशन हुआ है उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन में क्या प्रोविजंस हैं, वो सब भी उसमें प्रॉपर्ली मेंशन करके भेजा जाएगा। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल देन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सच पर्सन, वो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देगा आपको बोलने के लिए, टू सच पर्सन और पर्सन्स टू प्रोसीड सच डॉक्यूमेंट्स or evidence as he may consider relevant to the inquiry, and if necessary the hearing may be adjourned to a future date। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर वहां पे सारी चीजें नहीं होती हैं पॉसिबली, तो उनको कुछ टाइम वगैरह चाहिए, उनको लगता है कि मुझे और डॉक्यूमेंट्स या फिर एविडेंस वगैरह देने हैं, तो वहां पर वो टाइम मांग सकते हैं, तो फ्यूचर की डेट वगैरह वहां पर देंगे। प्रोवाइडेड दैट द नोटिस रेफर्ड इन द रूल 3.1.1 द रिक्वेस्ट टू द पर्सन कंसर्न्ड बी waived, provided further the adjudicating officer shall pass the final order within 90 days from the date of the first hearing mentioned in the rule। तो यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं जाएगा। यहाँ पर मान लिया इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि हमें आगे की डेट चाहिए, उस पर हम एविडेंस वगैरह को सबमिट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ये भी ध्यान रखना है, फर्दर दैट द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल पास द फाइनल ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। तो जो पहली हियरिंग हुई थी उस डेट से लेकर के 90 डेज के भीतर कि सारा समाधान हो जाना चाहिए। 90 डेज एक टाइम लिमिट है, उसमें यहाँ पर सारे डिसीजंस वगैरह देने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर्स यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर from amongst the panel of advocate of the courts of local jurisdiction in an inquiry under this rule। तो यहाँ पर वो एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है किसको, पैनल ऑफ एडवोकेट्स ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट है वहां पर जो एडवोकेट्स है उस पैनल से किसी को यहाँ पर एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। while holding an inquiry under this rule the adjudicating officer shall have the power to summon। अब यहाँ पर adjudicating officer के पास में और क्या पावर है, while holding an inquiry, जब वो पूरी इंक्वायरी को यहाँ पर कर रहा है, पूरी प्रोसीडिंग को रन कर रहा है, तो उसके पास में यहाँ पर पावर है shall have the power to summon and enforce the attendance of any person। सम्मन भेज सकता है। सम्मन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम अगर ऑफिशियली बोले, जब कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो उसके पास में जो एक नोटिस हम भेजते हैं, बुलावा जो होता है कि आप यहाँ पर आकर के आओ और जो भी आपकी डेट वगैरह फिक्स करी गई है हियरिंग के लिए वहां पर आप अपनी बातचीत रखो। तो समन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, हम ये कह सकते हैं इनका बुलावा होता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर बुला सकता है एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, वो इन्फोर्स कर सकता है कि आपको आना यहाँ पर जरूरी है with the facts and circumstances of the cases to give evidence or to the produce and any documents which in the opinion of the adjudicating officer as may be useful or relevant to the subject matter of the inquiry। तो वहां पर जाकर के सारी चीजें उसको रिप्रेजेंट करनी होगी। if any person fails, neglects or refuse to appear in as required by the rules 3.1.1 before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reason for doing so। अगर यहाँ पर सपोज दैट कि कोई किसी के पास में नोटिस गया, इफ एनी पर्सन फेल्स, नेग्लेक्ट्स या फिर रिफ्यूजेस टू अपीयर, अगर वो मना कर देता है कि उसको अपीयर नहीं करता है, तो बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में यहाँ पर क्या है कि मे प्रोसीड विद द इंक्वायरी इन द अब्सेंस ऑफ सच पर्सन। अब वो यहाँ पर इसकी अब्सेंस में भी जो इंक्वायरी है उसको प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद में उसको जैसा लगेगा, उसके पास में जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन दे सकता है। तो यहाँ पर जिसको नोटिस गया है, अगर वो एक्चुअल में उसने कोई क्राइम या फिर कंट्रावेंशन नहीं किया तो उसको जाना चाहिए और अपने बारे में वहां पर बात रखनी चाहिए कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है, तो उसको लेकर के वो वहां पर एविडेंस वगैरह दे सकता है। अगर नहीं जाएगा तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वहां पर इन सारी चीजों को प्रोसीड कर सकता है अब्सेंस में भी उस पर्सन की। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी चीजें अभी जो हमने 12 पॉइंट डिस्कस किए ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड मैटर रिलेटिंग देयर टू। अभी इसके पहले देखो हम ये देखते चले आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 3 में जो भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। यहाँ पर हमने कहीं कहीं पे देखा कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो ऑर्डर्स वगैरह को इशू करेगा। अब एडजुडिकेटिंग जो ऑफिसर है वो ऑर्डर्स वगैरह को जो इशू करेगा उसको लेकर के यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली बताया गया है, उसको लेकर के कि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो वो ऑर्डर इशू करेगा उसके बारे में बोला गया है। एंड मैटर रिलेटिंग देयर टू, या फिर उससे रिलेटेड जो अदर मैटर है उसको लेकर के यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, जब चीजें आगे जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम देखें अगर, इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person or persons or any of them against whom the inquiry has been conducted। यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या किया था, यहाँ पर ये सारी चीजों को फाइल किया था। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जब ये लगा था कि हाँ यहाँ पर कुछ इशू है या फिर अनसेफ फूड को लेकर के या फिर अडल्ट्रेटेड फूड को लेकर के, तो उसने क्या किया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इंटीमेट किया था कि आप तुम इसको लेकर के क्या करो, फाइल करो, ये केस वगैरह जो है इसको फाइल करो। उसने फाइल किया, उसने ये सारी चीजें पहुंचाई, ये पूरी फाइल गई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने जो चीजें गई वहां पर जो भी एविडेंस प्रस्तुत किए गए, एविडेंस मतलब जैसे सबसे पहले क्या होगा, वहां पर फूड एनालिस्ट की एक रिपोर्ट होगी या फिर अदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनको वहां पर भेजा जाएगा। अब ये सारे एविडेंस को देखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इसको देखेगा और उसके बाद में यहाँ पर या तो वो एक सिंगल पर्सन होगा जिसके अगेंस्ट ये केस चलाया जाता है, या फिर वो नंबर ऑफ पर्सन होंगे जिसके अगेंस्ट ये केस चल रहा है, जिसके अगेंस्ट ये इंक्वायरी कंडक्ट करी गई है। हैज बिकम लायबल टू पेनाल्टी और एनी सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी कि वहां पर वो ये देखेगा, या तो फिर वहां पर ऐसा होगा कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया या तो उसके ऊपर कोई पेनाल्टी इंपोज करनी होगी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर वहां पर अगर कोई सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है। किस तरीके का एक्शन, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड वहां पर अवेलेबल है तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए नोटिस भेजा जाता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा कि भाई जो भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड आपके पास में अवेलेबल है जो स्टोर किया गया उसको आप क्या कर दो, उसको कभी कभी बोला जाता है कि उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर बोला जा सकता है कि आपने जो भी चीजें फॉलो करी हैं आपने प्रॉपर मैनर में नहीं फॉलो करी है बट आप इनको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, तो वहां पर कुछ अगर एक्शन रिक्वायर्ड है तो वो वहां पर किया जाएगा। तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं, या तो पेनाल्टी डायरेक्टली लगेगी या तो वहां पर कोई सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर रिक्वायर्ड है अंडर एनी ऑफ द सेक्शन रेफर्ड इन द रूल 3.1.1। यानी कि जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं रूल का, उसको लेकर के यहाँ पर अगर कोई एक्शन रेफर किया गया है तो उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा। उसके बाद में ही में बाय ऑर्डर इन राइटिंग इम्पोज सच पेनाल्टी एज ही थिंक फिट। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये एक ऑर्डर लिखेगा यानी कि ऑर्डर इशू करेगा, उसमें ये राइटिंग में लिखेगा और ये पेनाल्टी को इम्पोज कर देगा। अब इसको यहाँ पर ये लगेगा, देखो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी चीजों को पढ़ेगा, एविडेंसेस को पढ़ेगा और हमारे रूल्स को पढ़ेगा, रेगुलेशन को पढ़ेगा और हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को पढ़ेगा और इसके बेसिस पे उसको ऑलरेडी जो पहले से नॉलेज है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कैंडिडेट होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये कोई ऐसा नहीं होता है, इसको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इन पे एक एनालिसिस करेगा और उसके बाद में वो अपना डिसीजन लेगा और वो बताएगा कि यहाँ पर कितना पेनाल्टी तक इम्पोज किया जा सकता है इन अकॉर्डेंट विद द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट सेक्शन और सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर वो जो प्रोविजन ऑफ ये जो सेक्शंस में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं रूल्स में, रेगुलेशन में या फिर हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, उनके अकॉर्डिंग जो भी पेनाल्टी यहाँ पर बनेगी वो इम्पोज करने के लिए यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में ये दिया गया है, इफ हाउ एवर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन और पर्संस और एनी ऑफ देम against whom the inquiry has been conducted for the contravention of the provision of the act has or have not
been proved beyond doubt, the adjudicating officer shall dismiss the case। यानी कि adjudicating officer अगर इस बात को लेकर के सेटिस्फाई हो जाता है कि वो जो पर्सन है या फिर वो पर्सन्स हैं जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी जनरेट करी गई है, जिनके अगेंस्ट केस चल रहा है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर जो लॉ का कॉन्ट्रावेंशन की जो बात करी जा रही है वो एक्चुअल में लॉ का कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ नहीं है, जो हमें डाउट था वो डाउट एकदम क्लियर हो गया है कि अब उन्होंने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, तो उसी टाइम क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल डिसमिस द केस। उसी टाइम पे वो केस को डिसमिस कर देगा, यानी कि केस को वहीं पर रोक देगा, बंद कर देगा। एवरी ऑर्डर मेड अंडर 3.1.2, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इसी के बेसिस पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर बनाया जाएगा 3.1.2 का यूज करके, शैल स्पेसिफाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट and rules and regulation in respect of which the offense has taken place shall contain brief reason for such decision। ठीक है, यहां पर जो वो डिसीजन लेगा उस टाइम पे वो सारे प्रोविजंस को स्पेसिफाई करेगा उस पर्टिकुलर केस से लेकर के, चाहे वो प्रोविजन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के हो, चाहे वो प्रोविजन 2011 का जो रूल्स है उसके हो, चाहे वो रेगुलेशन 2011 जो नंबर ऑफ रेगुलेशन है उनमें अगर कोई प्रोविजन दिया गया है तो उनको भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा जब भी वो ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन टेकन शैल कंटेन ब्रीफ रीजन फॉर सच डिसीजन, यानी कि वो सारे जो भी डिसीजन लेगा उनको यहाँ पर ये सारे ही प्रोविजंस को यूज करेगा। वाइल इम्पोजिंग मॉनिटरी पेनाल्टी, अगर उसके ऊपर कोई पेनाल्टी इंपोज होती है, कोई फाइन वगैरह इंपोज किया जाता है, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव ड्यू रिगार्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49। फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का सेक्शन नंबर जो 49 है वो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनाल्टीज के बारे में बताता है, तो उस सेक्शन को पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये काम करेगा। अगर पेनाल्टी इंपोज करी जाती है तो सच पेनाल्टी विल बी रिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर पेनाल्टी इंपोज करी जाती है तो बट वो पेनाल्टी गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगी, वो पेनाल्टी गवर्नमेंट के पास में जाएगी, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट फिल किया जाएगा। एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं जिससे वो अकाउंट में ही पे हो। इसका मतलब अगर कोई कैश लेना चाहे उस डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट तो नहीं ले पाएगा, वो बैंक में जाकर के डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। ठीक है, ड्रॉन वो कहां पर होगा, एनी नेशनलाइज्ड बैंक, जो भी हमारे नेशनल बैंक है किसी भी बैंक में वहां पर इसको पे किया जाएगा और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पे किया जाएगा जहां पर ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पेनाल्टी वगैरह को कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट के पास तक पहुंचाया जाएगा, और जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर्स वगैरह को लेकर के, आई होप वो चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में एवरी सच ऑर्डर शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इस तरीके के जो भी ऑर्डर्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे उन सभी को साइन किया जाएगा और उनके ऊपर डेट भी मेंशन करी जाएगी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर shall send a copy of the order made under रूल 3.1.2। पीछे जो हमने देखा था ना जहां पर बोल रहे थे केस को डिसमिस वगैरह कर देंगे, जो रूल का 3.1.2 जो प्रोविजन है इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए थोड़े बहुत प्रोविजन, डायरेक्टली इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी तक तो। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर की कॉपी बनेगी, ठीक है, वो कॉपी पर्सन और पर्सन्स अगेंस्ट हुम द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करी गई थी उन सभी को यहाँ पर भेजा जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर हु हैज फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन, यहाँ पर जो पर्सन जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था या फिर जो पर्सन्स हैं जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था, इसके साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसने इसको फाइल किया था, एप्लीकेशन जो फाइल किया था, उन सभी के पास में इसकी कॉपी सेंड करी जाएगी। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 6 में मेंशन है कि अ नोटिस और ऑर्डर, जो भी नोटिस है या फिर कोई ऑर्डर है इशूड अंडर दीज रूल्स शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन और ऑन द पर्सन्स अगेंस्ट whom the adjudication proceeding were held or inquiry has been conducted in any of the following manner। यानी कि किसी भी तरीके से उनको इन्फॉर्म करना है। ये जो नोटिस है या फिर ये जो ऑर्डर है इशू किया जा रहा है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा, इसको किसी भी तरीके से इन लोगों को पहुंचाना है और इसको बताना है, यानी कि इन्फॉर्म करना है। शैल बी सर्व का मतलब यही है कि उनको किसी भी तरीके से इन्फॉर्म करना है, वो पर्सन या फिर वो पर्सन्स। यहाँ पर कौन कौन से मैनर्स दिए गए हैं, by delivering or tendering it to that person or
हिज डली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसको डायरेक्टली या तो डिलीवर कर दिया जाएगा उस पर्सन को, या फिर उस पर्सन के द्वारा कोई अगर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, सपोज दैट कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर जब भी सैंपल वगैरह कलेक्ट हुआ उसके बाद से लेकर के सारी जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई उस टाइम में फूड बिजनेस ऑपरेटर ने किसी भी एक कैंडिडेट को ऑथराइज कर दिया, वो वही जाएगा और वहां पर जाकर के अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट करेगा इस फूड बिजनेस ऑपरेटर और इसके ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर उसको डायरेक्टली या तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को डिलीवर कर दिया जाएगा, अगर नहीं उसको कर पाया जा रहा है, उस पर्सन को नहीं कर पाया जा रहा, तो यहाँ पर जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया है उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको यहाँ पर ये डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाय सेंडिंग इट टू द पर्सन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो फिर जो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस है उस पे यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द एड्रेस ऑफ हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस और हिज लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, या फिर और द प्लेस वेयर ही कैरीड ऑन और लास्ट कैरीड ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स और लास्ट वर्क फॉर गेन। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर कोई भी एड्रेस अवेलेबल है, सपोज दैट कि अगर वो नोटिस भेजना है तो सबसे पहले अगर कोई उसका रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस है तो वहां पर पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर वहां पर ये भी चीजें नहीं है तो ये देखा जाएगा कि जहां पर वो कैंडिडेट लास्ट टाइम रहता था, जहां पर लास्ट टाइम रहता था या फिर लास्ट टाइम उसने अपना कोई बिजनेस किया था, किसी भी तरीके की अगर उसने कोई एक्टिविटी करी थी, कोई काम किया था, तो उस पे वहां पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे ये बोला जा रहा है इफ इट कैन नॉट बी सर्व इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द 3.1.6, यानी कि ये 6 वाले पॉइंट है, इसके अंदर में ये जो 2 पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट्स भी कामयाब नहीं होते हैं, अगर वो फूड बिजनेस का एड्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलता है, उसका एकदम मतलब एक्यूरेट जो एड्रेस है नहीं पता है कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, उस केस में क्या किया जाएगा, अगर पॉइंट नंबर 1 और 2 में काम नहीं बनता है तो बाय अफिक्सिंग इट ऑन द आउटर डोर, लास्ट टाइम उसको जहां पर देखा गया था, पता चला कि यहां पर वो बिजनेस रन करता था या फिर वो वहां पर रहता था, और सम अदर कॉन्स्पिकस पार्ट ऑफ द प्रेमाइसिस, यानी कि ऐसी प्लेस, ऐसा एरिया जहां पर सबकी नजर पड़ती हो, ठीक है, इन विच दैट द पर्सन रिसाइड्स और इज नोन टू हैव लास्ट रिसाइड्स और carried on business on personally works or has worked for gain and written report thereof should be witnessed by 2 person, यानी कि वहां पर जाकर के चिपका दिया जाएगा, वॉल पे एकदम पोस्ट कर दिया जाएगा, डोर पे जाकर के, कि आते जाते जो भी कैंडिडेट दिखे उसकी वहां पर सबकी नजर पड़े, ठीक है। अब जब ये काम किया जाएगा तो वहां पर जो भी 2 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे वहां पर उनके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे एज अ विटनेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से नोटिस यहाँ पर भेजा जाएगा, जो भी नोटिस को लेकर के यहाँ पर ऑर्डर है या फिर जो ऑर्डर बनाया जाएगा उसको लेकर के यहाँ पर कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह दी गई हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसको हम डील करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इस क्लास में इतना ही, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला जो पार्ट है डायरेक्टली उसको हम आगे देखेंगे, और अभी तक जो हमने एडजुडिकेशन को लेकर के जो प्रोसीडिंग थी वो हमने देख ली। अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहां पर ये सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे और कुछ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको प्लीज आप एक बार लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमारा एक्चुअल में जो रूल है उसमें जरूर देख लेना, वरना कंफ्यूजन जरूर होगी आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।